दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा टॉपिक है कौन सा? इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसे हम सीखने वाले हैं। चिंता मत करो दोस्तों, इडियम्स और फ्रेजेस को हम ऐसे सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम इडियम्स और फ्रेजेस को सीखेंगे। इडियम्स और फ्रेजेस की दोस्तों मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप इसे देख सकते हो। उसके अंदर दोस्तों मैंने 20 इडियम्स और फ्रेजेस आपको पढ़ाए थे और आज भी हम 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने वाले हैं। दोस्तों इडियम्स और फ्रेजेस एक ही बात है, ठीक है। हम इडियम्स को भी फ्रेजेस कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है। ओके, हम शुरू करते हैं। भाई इडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं? देखो आपने कभी हिंदी में वो पढ़े मुहावरे? मुहावरे पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में। जैसे हम पढ़ते हैं भाई, आंखों का तारा, अंधे की लकड़ी, और टका सा जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, घी के दिए जलाना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इन्हें ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं, जिन्हें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी। हमारा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इडियम है हमारा वैन पिग्स फ्लाई। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई, वैन पिग्स फ्लाई हमारा एक इडियम है। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही होगी, उसके अंदर देखो पिग्स। पिग्स आपको पता है क्या होते हैं? भाई सुअर होते हैं, ठीक है। तो वो उड़ रहे हैं। कभी आपने पिग्स को उड़ता देखा है? नहीं, वे कभी उड़ते ही नहीं, हमेशा पक्षी उड़ते हैं, पिग्स तो कभी उड़ते नहीं। तो यहाँ पर इसमें कहा कि जब पिग्स उड़ते हैं, लेकिन पिग्स तो कभी उड़ते ही नहीं है, कभी नहीं उड़ते। तो इसका हम क्या बना सकते हैं? नेवर। आप इसे याद भी कर सकते थे, आपके गाइड के अंदर भी मिल सकते थे। भाई वैन पिग्स फ्लाई का है नेवर। अगर एग्जाम में पूछा गया तो हम ऐसे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे पता है तरीके से याद करवाया जाए ना, तब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हमेशा इडियम्स और फ्रेजेस को सेंस के अनुसार, उन्हें भाई सेंस के अकॉर्डिंग हमें याद करने, कभी भी ऐसे याद नहीं करने कि इनकी संख्या कितनी है। संख्या तो इनकी हजारों में जा सकती है, क्या भी आप सारे याद करोगे? नहीं भाई, आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कितने, यानी कि भाई 500 या फिर 600 तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर ही रहे होंगे। तो वहां पर उन्हें ऐसे तैयार करो कि आप भूलो ना उन्हें, ठीक है। ऐसे तरीके से उन्हें तैयार करो। यहाँ पर वैन पिग्स फ्लाई का मतलब है नेवर, ये कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि जो वो होते हैं पिग्स होते हैं, वो कभी उड़ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है? नेवर, यानी कि कभी नहीं। ओके, के एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देते हैं। देखो, वैन पिग्स फ्लाई, आई विल गो आउट ऑन अ डेट विद यू। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। वैन पिग्स फ्लाई का यहाँ पर यूज हुआ है। तो देखो, आई विल गो आउट ऑन अ डेट विद यू, मैं डेट पर तुम्हारे साथ, वैन पिग्स फ्लाई का मतलब नेवर, यानी कि कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है हमारा सेकंड? नेल समथिंग डाउन। समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको पिक्चर बार बार में मैं दिखाती रहूंगी, चिंता मत करो। अब देखो भाई, यहाँ पर पिक्चर में टिल्ट होके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नेल समथिंग डाउन का मतलब क्या है? कील को ठोका जा रहा है, ठीक है। कोई चीज है या फिर भाई कुछ भी है, उसे डाउन, यानी कि भाई मैं समझाने का आपको प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। ठोका जा रहा है, तो यहाँ पर मतलब क्या भाई, हम किसी चीज को ठोक रहे हैं तो किसी उद्देश्य से तो ठोक रहे होंगे, यानी कि भाई सबकी सहमति हमने पहले ली होगी। हम किसी चीज को, भाई नेल को हम डाउन कर रहे हैं, यानी कि भाई नेल को हम, कील को हम ठोक रहे हैं, तो हमने पहले भाई कुछ वो तो वार्तालाप तो की होगी ना, पहले किसी की सहमति तो ली होगी। ऐसे नहीं कि भाई ली और ठोकने लग गए, किसी कारण से, किसी उद्देश्य से हमने पहले सहमति ली, फिर उसे हम ठोक रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, टू मेक एन एग्रीमेंट ऑन अ समथिंग सच अ डेट टाइम एटसेट्रा। यानी कि भाई किसी भी चीज के लिए, कोई भी समथिंग, किसी भी चीज के लिए हम पहले एग्रीमेंट कर ले, यानी कि भाई सहमति ले ले। उस केस में हम नेल समथिंग डाउन का यूज करते हैं। जैसे कि भाई, आई नेल समथिंग डाउन टू गो टू शिमला। मैं शिमला के लिए क्या हूँ? सहमत हूँ, ठीक है। आई नेल समथिंग डाउन टू गो टू शिमला, मैं शिमला जाने के लिए सहमति, इसका मतलब क्या होता है? सहमति होना। तो यहाँ पर मैं सहमत है शिमला जाने के लिए, ठीक है। आगे देखो, अ हेयर इन द बटर। प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ी सी बाद में करेंगे, वो तो पहले सीख लेते हैं 20 इडियम्स। देखो, अ हेयर इन द बटर। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर के अंदर क्या है? देखो भाई, एक बाल है इन द बटर। बटर क्या होता है? घी। घी के अंदर बाल है, ओके। सब जगह होता है भाई, दूध में पड़ जाता है बाल, मक्खी पड़ जाती है, चाय के अंदर भी पड़ जाती है। तो बाल जो है वो घी के अंदर पड़ गया है। तो इस केस में आप सेंस लगाओ, क्या हो सकता है? आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई मैं जानती हूँ कई बार सेंस नहीं लगा पाते हैं। मान लो अगर 20 इडियम्स हैं, तो हम दो तीनों पे हमारा जो तुक्का है ना, हम सेंस लगाते हैं अपना, इसका ये हो सकता है। वो बड़ी मुश्किल से ही 3-4 पे बैठ पाता है, सब में नहीं बैठ पाता। अरे नहीं बैठता भी, कईयों का नहीं बैठता, कोई नहीं। फिर मान लो भाई आपका नहीं बैठा इस पे, आपने इसे पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद फिर आप सोल्व कर रहे हो ना,
तो पक्का आपका ठीक पाएगा। अब यहाँ मान लो भाई आपका यहाँ पर नहीं बैठा था कि भाई क्या हो सकता है व्हेन पिग्स फ्लाई, आपको आपका दिमाग नहीं बैठा, लेकिन आपने याद करने के बाद आपको हमेशा याद आ जाएगा भाई पिग्स यानी कि सुअर, पिग्स तो कभी उड़ते नहीं है, उड़ते नहीं, तो इसका मतलब है नेवर, यानी कि कभी नहीं इसका मतलब है। ठीक है, तो ऐसे आप बाद में, अभी तो आप पढ़ के कर लो भाई, आपका सेंस नहीं बैठ रहा, अब तो आप सीख लो, लेकिन बाद में जब आप इन्हें रिपीट करोगे, दोहराओगे ना, तो पक्का आप नहीं भूलोगे। लिख के ले लो, पक्का नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो बटर में से बाल को निकालना एक मुश्किल काम है, यानी कि चुनौती वाली स्थिति हो गई ना, एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई, एक चुनौती वाली स्थिति हो गई। भाई हम घी में से बाल को निकाल रहे हैं, तो घी में से बाल को निकालना एक चैलेंज, यानी कि कोई किसी ने चुनौती दी है, ऐसी हमारी कंडीशन है, चुनौती कंडीशन यानी कि चुनौती वाली स्थिति और चुनौतीपूर्ण स्थिति। ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, दिस सिचुएशन इज अ हेयर इन द बटर, जो ये स्थिति है ये कैसी है, इज अ हेयर इन द बटर, यानी कि एक मुश्किल स्थिति है, मुश्किल कंडीशन है, एक चुनौती वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर भाई कोई चुनौती वाली कंडीशन हो तो एक प्रकार से मुश्किल ही होती है, तो इस केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है। अब आपको पिक्चर दिख रही होगी, उस पिक्चर में देखो, यहाँ पर भाई कोल्ड कंफर्ट में वो आराम से बैठे बैठे तो वो आराम से है, लेकिन कोल्ड का मतलब अगर मैं निकालू तो क्या होता है, ठंड सर्दी। ठीक है, सर्दी में क्या में वही कंफर्ट यानी कि कंफर्टेबल हो सकते हैं, कोल्ड कंफर्ट यानी कि भाई सर्दी में हम कंफर्टेबल हो सकते हैं आराम से, गर्मी में भी नहीं हो सकते, सर्दी में भी नहीं हो सकते। गर्मी में ज्यादा गर्मी हो जाती है तो पसीने आने लग जाते हैं, सर्दियों में ज्यादा ठंड लगती है तो हम कांपने लग जाते हैं, हमें शिवरिंग होने लग जाती है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर है भाई, सर्दियों में भी हम कंफर्ट नहीं हो पाते, यानी कि थोड़ी हमें संतुष्टि होती है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, हम भगवान से प्रार्थना करते ही करते। देखो भाई यहाँ से समझो कोल्ड ठंड, ठंड में हम कंफर्ट हो ही नहीं सकते, योग्य हो नहीं सकते, हमें दिक्कत होती है कि थोड़ी कम हो जाती, मान लो सर्दी सही हो जाता, मौसम तो अच्छा रहता, तो यहाँ पर हमें संतुष्टि तो होती है, सेटिस्फेक्शन तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, लिटिल यानी कि थोड़ा होता है, लिटिल सेटिस्फेक्शन यानी कि थोड़ी संतुष्टि। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई, माई रिस्पॉन्स विल बी ऑफ कोल्ड कंफर्ट टू हर, जो मेरा रिस्पॉन्स जो मैंने किया है वो उसके लिए थोड़ी संतुष्टि वाला हो सकता है, यानी कि वो जो मैंने रिस्पॉन्स लिया है ना, जो भी मैंने काम किया, जो मैंने किसी बात जो रिस्पॉन्स किया है वो उसके लिए कोल्ड कंफर्ट हो सकता है, यानी कि वो उससे कम संतुष्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका केस है। आगे देखो, होल्ड द की बहुत इजी है, आपको दिख रहा है भाई, कई बार आपने नाटक में भी देखा होगा, ये चाबी मेरी हो गई, और फिर भाई बहू के आने के बाद साथ से पूरे घर पर किसका होल्ड हो जाता है, बहू का होल्ड हो जाता है, तो चाबी उसके हाथ में जाती है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर है कि जब हम किसी के हाथ में चाबी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो भाई बहुत इजी, आप सेंस लगा सकते हो। ठीक है, किसी के हाथ में चाबी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, भाई चाबी उसके हाथ में आ गई, अब सारा होल्ड, पूरी जो पकड़ है घर की, महल की, हवेली की, जो भी हो, उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। तो टू हैव कंट्रोल जिसके ऊपर होता है, होल्ड रखने का मतलब ये है, यानी कि नियंत्रण रखना। ठीक है, देखो, शी होल्ड द की टू द प्रोजेक्ट सक्सेस, यानी कि प्रोजेक्ट के सक्सेस के ऊपर किसका होल्ड था, उसका, यानी कि जो सफलता मिली है, जो प्रोजेक्ट की जो सफलता हुई है उसके ऊपर किसकी पकड़ है, उसकी भाई कोई होगी लड़की। तो होल्ड द की का मतलब होता है नियंत्रण रखना। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर बताओ भाई, नेल समथिंग डाउन का मैंने क्या बताया था, सोचो थोड़ा, मैंने मतलब जो भी बताया था ना उसे सोचो। नेल यानी कि भाई मैंने बताया था कोई कील है, कील को ठोक रहे हैं, तो किसी उद्देश्य से ठोक रहे होंगे, उद्देश्य यानी कि भाई सहमति लेंगे, तो सहमति से सहमति होना हमें याद आ जाएगा। चिंता मत करो, 20 इडियम्स के बाद जो प्रैक्टिस होगी ना, बड़ा मजा आने वाला है। पहले बस इन्हें सीख लो, 5 सीख लिए, अगली 5 और सीखते हैं। दोस्तों हमारा 6 क्या है, 6 है हमारा सिट टाइट। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पिक्चर दिख रही होगी, उस पिक्चर के अंदर क्या है, जो भी भाई आदमी औरत बैठे हैं वो कुर्सी पर बिल्कुल ऐसे सिट बैठे हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, सीधे बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो आराम से बैठे हैं, यानी कि बिल्कुल सीधे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, उन्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उन्हें धैर्य है, टू बी पेशेंस अबाउट समथिंग, कोई भी चीज है भाई, किसी भी चीज के बारे में उन्हें धैर्य है। मान लो बैंक में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो वो आराम से बैठे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे मुझे ये चाहिए, तो आराम से सीधे बैठे हैं कुर्सी पर, तो उन्हें किसी चीज के लिए धैर्य है, पेशेंस होता है, यानी कि धैर्य है। तो किसी चीज के बारे में जब हमें धैर्य होता है, धैर्य रखना, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, सिट टाइट का यूज करते हैं। सिट यानी कि बैठना, टाइट यानी कि सीधे सीधे बैठना, यानी कि भाई हम सीधे बैठे हैं, इन्हें धैर्य है। ठीक है, कहीं भी जा रहे, बैंक में जा रहे, डॉक्टर के जा रहे हैं, तो वहां पर मैं जो भी काम करवाना है भाई, आधार कार्ड बनवाने जा रहे, कुछ भी हो,
तो हम आराम से बैठे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं हो रही कि हमें अभी चाहिए अभी चाहिए, तो हमें धैर्य है उस चीज का, ठीक है, आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो उस केस में हम सिट टाइट का यूज करते हैं, जैसे कि देखो सिट टाइट यानी कि भाई पेशेंस रखो एंड यू विल गो देयर, तुम वहां पर पहुंच जाओगे, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ठीक है। तो सिट टाइट मान लो आता आपको ईडियम का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए तो ईडियम की नॉलेज होनी चाहिए ना। अब भी सीधे बैठ जाओ आप वहां पर पहुंच जाओगे, नहीं, धैर्य रखो, आप वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। 7th है हमारा बाय अ लेमन। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको भाई थोड़ा समझने के लिए, लेकिन आप समझ जाओगे। देखो भाई बाय यानी कि खरीदना, एक नींबू को खरीदना, लेकिन यहाँ पर नींबू ऐसा वैसा नहीं खरीदा गया, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है नींबू खरीदा गया है बिल्कुल गाड़ी जैसा। तो भाई नींबू खरीदा जा रहा है, नींबू सब खरीदते हैं लेकिन इतनी बातचीत नहीं होती। ईडीएम के अंदर ये अगर नींबू खरीदा जा रहा है, देखो भाई घर में सब नींबू पानी बनाते हैं और भी कईयों में नींबू डाल लेते हैं, तो उसमें जो भाई सिंपल सादा नींबू हम यूज करते हैं, इतनी बातचीत नहीं होती कि हमने नींबू खरीद लिया, कोई इतिहास में नाम नहीं आता। लेकिन अगर ईडीएम के अंदर नींबू खरीदा जा रहा है तो कोई बड़ी बात है। वैसा ही पिक्चर में है कि भाई नींबू खरीदा रहा है, एक गाड़ी जितना नींबू खरीदा रहा है, बहुत बड़ी जितनी गाड़ी होती है ना येलो रंग की, तो ऐसा ही उसी से चलाने की कोशिश की जा रही है। जो नींबू है ना, तो आप भाई समझ पा रहे हो, नींबू को अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे गाड़ी की जगह, नींबू के हमने चार पहिए लगा दिए और फिर हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होगा भी ये काम करना। जो भी चीज हमने खरीदी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, डिफिकल्ट है ये। तो ऐसा ही केस यहाँ पर, टू बाय समथिंग दैट डज नॉट वर्क, हम कोई ऐसी चीज खरीद ले जो काम ना कर रही हो, तो उस केस में हम बाय अ लेमन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने गाड़ी जितना नींबू खरीद लिया, खरीद तो हमने बड़े शौक से लिया लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहे, हमें डिफिकल्ट हो रहा है उससे, मतलब बड़ी मुश्किल हो रही है उससे काम करवाने में, ठीक है। तो इस केस में बाय लेमन का यूज करते हैं। जैसे कि देखो भाई वी ऑफन ट्राई टू सेव मनी बाय बाइंग सेकंड हैंड कार्स बट लिटिल डू वी रियलाइज दैट वी आर अप टू बाय अ लेमन, यानी कि भाई इसमें कहा जा रहा है कि भाई हम अक्सर कोशिश करते हैं सेव मनी को सेव करने के लिए बाय बाइंग सेकंड हैंड कार, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि सेकंड हैंड जो कार है हम उसके लिए क्या करते हैं, सेव करते हैं मनी को। यहाँ पर वो जो हम है, हम अक्सर मनी को वही सेव करते हैं, उसे सुरक्षित करते हैं, किसके लिए, सेकंड हैंड कार को खरीदने के लिए। उन्हें भाई अक्सर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, सेव कर लिए, क्यों, ताकि वो सेकंड हैंड कार खरीद सके। लेकिन जब खरीदने के बाद उन्हें पता चला, लिटिल डू वी रेज, उन्हें पता चला कि डेट वी आर अप टू बाय अ लेमन, उन्होंने एक नींबू जैसी चीज खरीद ली, यानी कि जो उन्होंने सेकंड हैंड कार खरीदी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। उन्होंने हमेशा पैसे तो बचाए सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए, लेकिन अब उन्हें पता चला कि भाई ये बाय लेमन की तरह यानी कि काम नहीं कर रही है, ठीक है। आगे देखो हिट अ ब्रिक वॉल, पिक्चर देखो, पिक्चर में भाई कोई अपने हाथ से दीवार को तोड़ रहा है। आपने हमेशा देखे होंगे भाई जब हमारा कोई काम नहीं होता हम गुस्से में बेंच के हाथ मारते हैं, दीवार के मुक्का मारते हैं। आदमियों को ज्यादा देखा होगा जब भाई कई बार गुस्सा आता है दीवार के हाथ मारते हैं। तो हिट अ ब्रेक वॉल यानी कि हिट यानी कि भाई मारना, ब्रिक वॉल ईंटों वाली दीवार पर जब हम हाथ मारते तो किस कंडीशन में मारते, ज्यादातर हमारा भाई कोई काम नहीं हो पाता, यानी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती, तब हम गुस्से में भाई ये काम नहीं बन पाया, तब हम गुस्से में ऐसा काम करते हैं। तो अनेबल टू मेक प्रोग्रेस यानी कि भाई जब कोई उन्नति में असमर्थ हो जाता है, या फिर भाई हमने कोई भी चैलेंज किया उसमें हम हार गए, तो किसी चीज में हम हार जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं सफलता पाने में, तो उसमें हम हिट अ ब्रिक वॉल का यूज करते हैं। जैसे ये देखो भाई आफ्टर दैट, उसके बाद माय करियर, जो मेरा करियर था वो मुझे दिख रहा है टू हिट अ ब्रिक वॉल, यानी कि उन्नति में असमर्थ हो रहा है मेरे करियर में। उसके बाद उसके भाई कोई चीज होगी, उसे क्या दिख रहा है कि भाई उसे सेम हो रहा है, यानी कि दिख रहा है अभी ये ऐसा दिख रहा है कि भाई जो उसका वो करियर है वो हिट अ ब्रिक वॉल की तरह है, यानी कि उन्नति पाने में असमर्थ है, ठीक है। आगे देखो, आगे स्मूथ सेलिंग, बहुत इजी है। स्मूथ यानी कि भी साफ रास्ता, पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में नाव है वो आराम से जा रही है, कोई भी कुछ बीच में कुछ नहीं है। स्मूथ यानी कि साफ रास्ता है, साफ रास्ते में सेलिंग कर रही है, बिल्कुल आराम से जा रही है, तो प्रोग्रेस करना बड़ा इजी हो रहा है, इससे प्रोग्रेस हो ही नहीं रही थी। इसमें भाई स्मूथ यानी कि देखो, स्मूथ यानी कि साफ रास्ता है, साफ रास्ता है तो भाई आराम, सारा काम साफ हो रहा है, इजी हो रहा है, इजी हो रहा है तो इजी प्रोग्रेस हो रही है, यानी कि प्रोग्रेस पाना जब इजी हो तो हम स्मूथ सेलिंग का यूज करते हैं। जैसे कि भाई वंस वी गॉट आउट ऑफ रश आवर ट्रैफिक इट वाज स्मूथ सेलिंग द रेस्ट ऑफ वे होम, यानी कि भाई अब मैं एक बार तो भाई मैं रश आवर ट्रैफिक यानी भाई घंटों भर के जो ट्रैफिक थे उससे बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन पर अब क्या हुआ है, अब घर पे पहुंचना फिर आराम से रेस्ट करना एक स्मूथ सेलिंग हो गया है, यानी कि इजी काम हो गया, इजी प्रोग्रेस हो गई है। भाई ट्रैफिक से तो निकल चुका हूँ घंटों भर के ट्रैफिक से, और अब आराम से आके घर पे आराम से पहुंचूंगा, कोई बीच में कोई रास्ता वास्ता नहीं, आराम से आराम करूंगा।
तो उस केस में हमने किसका यूज किया, स्मूथ सेलिंग का यूज किया। आगे देखो, आगे स्टिकी फिंगर, स्टिक यानी कि भाई स्टिक करना की कोई चीज जब चिपक जाती है फिंगर पे, हम किसी चीज को फिंगर से चिपका लेते हैं। अब देखो भाई, हाँ मैं आपको पिक्चर दिख रही होगी, कोई जो आदमी है, औरत है, व्यक्ति है, बच्चा है, कोई भी है, चीजों को चिपका रहा है। तो भाई हम ये काम कब करते हैं, जब ऐसे ही भाई पागल से काम कर रहे हो, टाइम पास हो रहा हो, तो ऐसे हम काम करते हैं। नहीं भाई, कोई अच्छा मतलब कोई जो कॉमन व्यक्ति होता है वो ऐसे क्यों करेगा। अभी कोई कोई ऐसी खेल खेल में कर रहा हो, तो ऐसे भाई फिंगर को मतलब किसी भी चिकनी चीज को चिपका लेना बड़ा अजीब काम है ये। तो इस केस में इसका यूज करते हैं हैबिट ऑफ स्टीलिंग, यानी कि नहीं आएगा समझ में, भी मैं समझाऊंगी। हम किसी चीज को उठा के चिपका रहे हैं, फिर उठा ली फिर चिपका ली, फिर उठा ली फिर चिपका लिया, तो हम एक गलत काम कर रहे हैं ना। तो ऐसा ही अभी हैबिट ऑफ स्टीलिंग यानी चोरी करने की आदत है, कहीं भी चले गए, किसी चीज को उठा के चिपकाने लग गए, तो ये है भाई चोरी करने की आदत। चोरी करने की आदत हम किसका यूज करते हैं, स्टिकी फिंगर, यानी कि भाई तुम्हारे हाथ चिपचिपे हो रहे हैं, यानी कि तुमने चोरी किया, तुम्हारी आदत चोरी करने की है, तुम भाई कहीं भी जाते किसी चीज को उठा लेते हो, ठीक है। तो ऐसा केस यहाँ पर, यू नीड नॉट टू बी केयरफुल बिकॉज पीपल हियर हैव स्टिकी फिंगर। तुम्हें भाई यू नीड टू बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, बिकॉज वहां पर जो पीपल है वो क्या है, उन्हें चोरी करने की आदत है, वो कहीं पर भी आपकी कोई भी चीज होगी ना उसे उठाकर कुछ भी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो भाई कुछ भी कर लिया, चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उस केस में हम स्टिकी फिंगर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ज्ञान नहीं होता तो आप पता इसकी हिंदी क्या बनाते हैं, बिकॉज पीपल हेयर हैव स्टिकी फिंगर, क्योंकि वहां पर जो उनके हाथ है वो चिपचिपे है, नहीं उनकी आदत जो है वो चोरी करने की है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए कि भाई अगर हाथ चिपचिपे हो, कहीं भी हम उठा के चीज को चिपका लेते हैं, तो मतलब हमारी एक आदत है, वैसे कहीं से उठा ली, चोरी कर ली, ऐसे आपको समझाने का ये तरीका था। 10 हो गए हैं, 10 और रहते हैं उन्हें और सीख। 11th है हमारा इजी मनी। अब इजी मनी का क्या होता है, देखो भाई, इजी मनी, इजी यानी कि आसान, मनी यानी कि पैसा। अगर पैसा आसान हो, मान लो अगर पैसा आसान हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इलीगली अर्न। अब आप समझना, इजी मनी का आपको पिक्चर दिख रहा होगा, वैसे इस पिक्चर में तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। मान लो पैसा अगर आसान हो, तो मतलब क्या होता है भाई, पैसा अगर आसान है तो आसान तरीके से कमाया गया है। अब कहीं पर भाई कोई ज्यादा मेहनत करके पैसा लाता है, तो कहता है कि भाई हाँ ये आसान पैसा है, कहता है कि ये आसान पैसा आसान तरीके से कमाया गया है, नहीं ये मुश्किल पैसा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कमाया गया है। दुनिया में सब करते हैं मेहनत, ठीक है, तो सबका जो पैसा होता है वो ऐसे नहीं कहते, कोई भी नहीं कहते आसान पैसा है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया गया है। लेकिन जब आ रहा हो आसान पैसा, भाई पैसा तो आसान है और कमा लेंगे, बड़ा आसान है पैसा, यानी कि आसान तरीके से कमाया जा रहा है। जैसे कि आपने भाई सुना होगा, एक चुटकुला है, वैसे तो एक जोक है कि जब किस्मत पैसे बांट रही थी तो मुकेश अंबानी मेरा कटोरा लेके पैसे भाग गया। बांट रही थी ना, ऐसे कहने की है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। मेरा तो ऐसी कटोरा बात लेके इसमें देखो, भाग गया जब किस्मत पैसा बांट रही थी तो मुकेश अंबानी मेरा कटोरा लेके भाग गया, क्योंकि मुकेश अंबानी के लिए पैसा कमाना एक इजी मनी हो गया, ठीक है। और आपने सुना भी होगा, जो भाई मुकेश अंबानी की शादी हुई थी उसे दुनिया की सबसे गरीब शादी माना जाता है, क्यों, क्योंकि जहां पर जब पापा अपनी बेटी के लिए शादी करते तो उसमें 1-2 साल की कमाई खर्च होती है, वहीं पर ही मुकेश अंबानी जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वहां पर बस 3-4 दिन की कमाई यूज हुई थी, 710 करोड़ लगभग इतने में शादी हुई थी। तो उनके लिए पैसा कमाना इसी बनी है। आपको उदाहरण दे रही हूँ, नहीं तो भाई हर जगह मेहनत तो उतनी होती है, उनसे पूछो मुकेश अंबानी से उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तो इजी मनी, जब आसान पैसा आ रहा हो तो इलीगली अर्न, यानी कि इजी वे में जब पैसा कमाया जा रहा हो, आसान तरीके से पैसा कमाया जा रहा हो, उसमें हम कहते हैं कि इजी मनी आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक में बैठे रहते आसान तरीके से पैसा आता है, तो उसे हम इजी मनी कह सकते हैं। लेकिन भाई कोई मजदूरी कर रहा हो, काम कर रहा हो बाहर धूप में, तो उसके लिए वो नहीं कह सकता कि ये आसान पैसा है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। दे हैड नो इनकम, उनके पास कोई इनकम नहीं है, एंड दे स्पॉटेड कर रहे हैं ए वे टू अर्न सम इजी मनी, इसलिए भाई वो कुछ सोच रहे हैं, स्पॉटेड कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा तरीका निकाल रहे हैं पैसा कमाने का कि वो इजी मनी कमा सके, यानी कि भाई इजी वे में पैसा कमा सके। उनके पास पैसा नहीं है और वे अब स्पॉटेड, यानी कि भाई कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वे इस तरीके से पैसा कमाए कि उनके पास इजी मनी है, यानी कि इजी तरीके से पैसा कमाए, ठीक है। आगे देखो, लॉन्ग शॉट, पिक्चर दिख रही होगी, लॉन्ग शॉट, जब भाई शॉट लॉन्ग मारते हैं कि भाई तीर है, तीर को जब हम बहुत 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 दूर मारेंगे, हम हमेशा क्या कहते हैं भाई, अगर सफलता पानी है तो राम राम से पाओ, एकदम से ऊपर नहीं जाना, एकदम से ऊपर कोई नहीं जाता, सफलता के लिए राम राम से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, पहले एक चढ़ो फिर दूसरी चढ़ो, फिर दूसरी में सफलता पाने के बाद तीसरी चढ़ो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से 100वीं
सीढ़ी पे चढ़ गया हो, नहीं। तो लॉन्ग शॉट जब एकदम से कोई मारता है, लॉन्ग शॉट नहीं मारना चाहिए, आराम आराम से काम करो। एकदम से लॉन्ग शॉट मारोगे तो सफलता असंभव हो सकती है। सफलता पाना क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। पा भी सकते हो, नहीं भी पा सकते, संभावना नहीं हो सकती है आपको सफलता पाने की। तो लॉन्ग शॉट मतलब यही है कि अनलाइकली टू सक्सीड, यानी कि सफलता होने की संभावना इतनी नहीं है, और आराम आराम से काम कर रहे हो तो आपके मन में ये हो सकता है कि भाई हमें सफलता जरूर मिल सकती है। तो इस केस में किसका यूज करते हैं, लॉन्ग शॉट का यूज करते हैं। लॉन्ग शॉट यानी कि भाई लंबा तीर मार रहे हो, तो सफलता संभावना नहीं है कि अभी सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। बहुत बहुत दूर हमने कोई भी अपनी चीज रख दिया, हमें मछली की आंख में तीर मारना बहुत दूर है, 10-20 किलोमीटर, तो मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर पास हो तो हम इजी वे में मार सकते हैं, ठीक है। तो पहले पास मारो, फिर थोड़ा दूर मारो, फिर थोड़ा दूर मारो, ऐसे आप वहां तक भी सीख जाओगे। तो लॉन्ग शॉट मारोगे तो सफलता होने की संभावना बहुत ज्यादा कम होगी। ऐसे यहाँ पर आई होप टू डबल माई प्रॉफिट, मुझे आशा है कि भाई मुझे जो प्रॉफिट होगा वो डबल होगा। पर मैं जानता हूँ कि ये एक लॉन्ग शॉट है, मैंने बड़ा लॉन्ग शॉट मारा कि नहीं, मैंने एकदम से सफलता पाने की कोशिश की है, तो मुझे सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। जो मैं सोच रहा हूँ ना, आशा जो मैंने किया है वो गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। वो तो आशा कर रहा है कि उसे डबल प्रॉफिट हो, लेकिन शायद भूल रहा है कि उसने लॉन्ग शॉट मारा है, सफलता से मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। आगे देखो, आगे है फाइट शाई ऑफ या फिर टू लाई लो, ठीक है। टू लाई लो, इसे कहो या फिर इसे कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जितने भी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे मैं आपको सिखा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको याद भी हो जाएंगे, और मान लो एग्जाम आपको भाई क्रैक करना है तो एग्जाम में भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ट्राई टू हाइड, चलो पहले समझा देते हैं। फाइट शाई ऑफ, यहाँ पर शाई का मतलब देखो शर्म, शाई का मतलब शर्म से नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम कई बार किसी से शर्म आती है हमें, हम किसी से लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद हमें शर्म आ रही है, चलो लड़ने को छोड़ दो। फाइट शाई ऑफ में आप शाई को देखो, शाई का मतलब क्या होता है, शाई का मतलब होता है शर्म। हमें शर्म आ रही है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपने आप को। आपको ऐसे पिक्चर में दिख रहा होगा, हमें शर्म आ रही है इसलिए वो क्या कर रहा है, भाई छुप रहे हैं। तो इस केस में हम इसका यूज करते हैं, ट्राई टू हाइड योरसेल्फ, अपने आप को छुपाना, किसी और से बचाने के लिए, भाई दुनिया से बचाने के लिए, औरों से बचने के लिए अपने आप को छुपाना, ठीक है। अपने आप को भाई कोने में जाकर बैठ के कोई मुझे देख ना ले, तो शर्म नहीं, कई बार हम शर्म के मारे हम किसी के सामने नहीं आ पाते, हम छुप जाते हैं। तो इस केस में इसका यूज करते हैं, ट्राई टू हाइड योरसेल्फ एंड अवॉइड अदर्स, किसी और से बचने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बिफोर दिस कोर्स, इस कोर्स के बाद, इस कोर्स से पहले, आई वुड ऑलवेज फाइट शाई ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा भाई ये जो कोर्स था, जो भी कोर्स था अभी टेक्नोलॉजी का, तो इस कोर्स से पहले मैंने हमेशा से फाइट शाई ऑफ कहते हैं, यानी कि हमेशा से मैंने इस टेक्नोलॉजी से बचने की सोची है, ठीक है। फाइट की सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर फाउट शाई ऑफ, ठीक है। तो फाउट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई इस कोर्स से पहले मैंने सोच लिया था, हमेशा फाउट शाई ऑफ कर लिया था इस टेक्नोलॉजी से, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से उससे पहले बचने की कोशिश कर ली थी, ठीक है। आगे देखो, आगे कैट्स को, यानी कि बिल्ली का पंजा, आपको दिख रहा होगा बिल्ली का पंजा। आपने वही शायद एक समरी पढ़ी हुई 8th क्लास में, मुझे याद नहीं है लेकिन पढ़ी है, फर्स्ट ही है वो पोयम, तो फर्स्ट समरी है उसमें, उस केस में हम इसका यूज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, बिल्ली का पंजा है, भाई फर्स्ट पोयम है या फिर थर्ड पोयम है, ऐसी कुछ पोयम है, और मिस्ट्री कैट कुछ ऐसी पोयम है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि भाई उसमें है कि बिल्ली के पंजे की बात की गई है इस केस में। इसमें क्या है कि भाई हम किसी के, हाँ कोई भी बिल्ली है उसका पंजा पकड़ रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि भाई हम किसी जानवर को अपने होल्ड में ले रहे हैं, यानी कि अपना नियंत्रण कर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसा ही केस यहाँ पर है, जब किसी पर्सन को यूज किया जाए अपने तरीके से, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर टू डू डेंजरस और अनलॉफुल वर्क, किसी को जब हम यूज करते हैं जो कानून के विरुद्ध है, ऐसे केस में, यहाँ भाई मान लो कोई भी लड़का, जैसे सोहन है, वो मोहन को यूज कर रहा है भाई अपने अंडर में, उसने उसको सम्मोहित कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, बंद रखा है, रस्सी से बांध रखा है, फिर उससे अनलॉफुल वर्क करवा रहा है जो कानून के विरुद्ध है, ऐसे वो काम करवा रहा है, ठीक है। किसी को मरवा रहा है, तो ऐसे केस कर रहा है, फिर कोई भी खतरनाक काम करवा रहा है। तो जब कोई पर्सन यूज किया जाता है, जब कोई व्यक्ति जैसे कि मोहन यूज किया जा रहा है सोहन के द्वारा डेंजरस या फिर अनलॉफुल काम के लिए, उस केस में इसका यूज करते हैं। वो अब कैट्स पा हो गया है, यानी कि बिल्ली का पंजा बन गया है, ठीक है, मोहन सोहन का। तो ही वॉज मियरली का मतलब होता है भाई ओनली, केवल, वह केवल इतना ही है, ठीक है। वह वजह अ कैट्स पो ऑफ ओल्डर एंड क्लेवर मैन, वह वजह, मियरली का मतलब पता है ही से ही है,
ही और मियरली, इनका मतलब देखो, ही वॉज मियरली, वह मियरली यानी कि वह केवल, वह एक अब मोहरा बन गया, ठीक है, वह केवल ऐसा है, एक बिल्ली का पंजा बन गया है, किसका, ओल्डर बूढ़े और चालाक आदमी का, यानी कि बूढ़े और चालाक आदमी अब उस पे अपनी चला रहे हैं, ठीक है। आगे देखो फाउल प्ले, फाउल प्ले का मतलब क्या होता है, जब हम किसी में फाउल हो जाते हैं, भाई देखो फाउल हो गया, फाउल हो गया, फाउल हो गया, हम कहते हैं भाई तुमने चीटिंग किया, चीटिंग किया, चीटिंग किया। तो इस केस में आप याद कर सकते हो, आपको पिक्चर दिख रही होगी, खेल खेल रहे हैं, तो खेल में हम कह रहे हैं भाई तुमने फाउल किया, तुम्हारा फाउल हो गया है, तुमने फिर हम कहते हैं भाई हमारा फाउल नहीं हुआ है, तुम चीटिंग कर रहे हो, हमारा फाउल नहीं है, तुम चीटिंग कर रहे हो, तो हम ईमानदारी से नहीं खेल रहे हैं, तो इस केस में फाउल प्ले का यूज करते हैं, डिसऑनेस्ट कंडक्ट, यानी कि जो भी हम भाई कंडक्ट कर रहे हैं वो डिसऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी नहीं हो रही, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी नहीं हो, जैसे कि भाई फाउल कर दिया खेल में, तो कह रहे तुमने फाउल किया है, भाई हमने फाउल नहीं किया है, तुम चीटिंग कर रहे हो इस चीज के लिए, तो किसी में ईमानदारी नहीं होती, इसमें हम किसका यूज करते हैं, फाउल प्ले का। द पुलिस सस्पेक्टेड, जो पुलिस है उसको संदेह है, ही हैड मेट विद फाउल प्ले, यानी कि वो क्या है, वो एक ईमानदारी से मिल रहा है, यानी कि भाई उसने ईमानदारी से नहीं मिल रहा है, यानी कि भाई फाउल प्ले का यूज हुआ है, यानी कि वो एक डिसऑनेस्ट है, यानी कि भाई उसने ईमानदारी नहीं की, एक ईमानदार वाले आदमी से मिल रहा है, इस केस में किसका यूज करते हैं, फाउल प्ले का। आगे सीखते हैं, हमारा 16 है, 16 क्या है, टू लूज फेस, यानी कि देखो अब यहाँ पर हम समझेंगे, हम जब अपने फेस को खो देते हैं तो मतलब क्या है, हम अपना फेस छुपा देते तो मतलब क्या, अभी आपको सेंस लगाना पड़ेगा, सेंस समझना, ठीक है, हम अपने चेहरे को छुपा रहे, किसी खोना यानी कि भाई छुपा रहे हैं, ठीक है, हमने चेहरे को सबसे छुपा रहे, दुनिया से छुपा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी इज्जत जो है, हमारी रिस्पेक्ट है वो हमने खो दी है, अब सबके सामने जाएंगे, कोई कोई इज्जत ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई आदर ही नहीं है, आदर नहीं तो अपने चेहरे को छुपाते हैं, तो इस केस में इसका यूज करते हैं। दोस्तों, दोस्तों दिक्कत मत करो, देखो हम अभी मैंने जितने भी आपको इडियम समझाए हैं, आपको सेंस नहीं आएगा समझ में, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से भाई उनमें से किसी ना किसी ऑप्शन पे आपका पक्का तुक्का या फिर सेंस आपका जरूर बैठेगा, ठीक है। तो टू लूज फेस का मतलब है टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, प्रत्येक से अपनी जो रिस्पेक्ट उसे खो देना। टैरी लॉस्ट हिज फेस व्हेन हिज बॉस वाज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब, जब उसका बॉस उसके जॉब से उसे सस्पेंड कर देता है, हटा देता है, तब वो जो टैरी है वो क्या कर देता है, लॉस्ट हिज फेस, अपना जो फेस है उसे खो देता है, यानी उसका मतलब क्या है कि जो उसकी इज्जत है वो जो रिस्पेक्ट है वो खो देता है, ठीक है, फ्रॉम अदर्स, प्रत्येकों से, यानी फ्रॉम अदर्स यानी कि भाई दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट जो है वो खो देता है। ओके, आगे है बी हार्ड अप, बी हार्ड अप का मतलब क्या है, हार्ड, देखो हार्ड होता है कठिन, हार्ड क्या होता है, कठिन। अब मान लो भाई कठिनाई के दिन आ रहे हैं, अब भाई गेहूं वेहूं अनाज वनाज सब कुछ खत्म हो गया है, पैसा वैसा भी नहीं है, जब कोरोना टाइम था, जब भी हार्ड अप ही चल रहा था, ठीक है, जब कोरोना टाइम था, जब ऐसे ही केसेस आ रहे थे, बी हार्ड अप के कठिनाई के दिन थे, तो पैसों की ओर भाग रहे थे, तो ऐसा हम इसमें यूज करेंगे रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की तरफ भागना, पैसों की तरफ हम कब भागते हैं, जब हमारे पास पैसे ना हो, यानी कि कठिनाई के दिनों बिल्कुल भी पैसा ना हो, तो हम रनिंग यानी कि पैसों की तरफ भागते हैं। तो ऐसा है भाई, आई एम टू हार्ड ऑफ दिस, इन दिनों पे मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा टू हार्ड अप हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबाई को झेल रहा हूँ, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पैसों की तरफ मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में हम बी हार्ड अप का यूज करते हैं। अब आगे देखो, आगे है टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या है, देखो भाई अकाउंट होता है, अकाउंट में हम अकाउंट से हम कोई चीज लेते हैं, तो अकाउंट वाला इस चीज पे विचार नहीं करता है, देखो भाई हम अकाउंट में जा रहे, बैंक में अकाउंट पे जा रहे, जाके हमने वहां से कोई चीज टेक की यानी कि ली है, तो जो अकाउंट वाला जो बॉस होता है वो भाई पहले विचार करेगा, अपनी साख दो, ये दो, वो दो, मतलब ये नंबर दो, आधार कार्ड दो, ये चीजें, मतलब वो चीजें मांगते हैं, भाई तुम यहाँ से हमारे यहाँ से कोई चीज लेके जा रहे हो अकाउंट से, तो पहले विचार करते हैं, विचार करते हैं भाई कैसा, इसकी साख क्या, इसकी औकात, ये चीज लेने जाने की, ये फिर बाद में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो हम अकाउंट में से किसी चीज को लेते हैं, तब कंसिडर संबोल और समथिंग, किसी चीज के लिए फिर किसी व्यक्ति के लिए कंसिडर यानी कि विचार किया जाता है, उस केस में हम टेक इनटू अकाउंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, मुझे आशा है जो मेरी टीचर है विल टेक इनटू अकाउंट दिस फैक्ट दैट आई वाज इल जस्ट बिफोर द एग्जाम व्हेन मार्क्स ऑफ माय पेपर, यानी कि भाई जब जो मेरी टीचर है वो मेरा पेपर चेक कर रही होंगी, तब वो इस चीज पर विचार, मैं आशा करता हूँ मेरे टीचर पर कि वो जब मेरा पेपर चेक कर रही होंगी तब वो विचार करेंगी इस बात पर कि मैं जिस दिन मेरा एग्जाम था, मान लो मैथ का पेपर चेक कर रही है, तो वो लड़का कह रहा है कि भाई जब मेरी टीचर मेरा जो एग्जाम है वो चेक करेंगे, मेरा मैथ का पेपर चेक करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ उन्हें ये बात याद होगी, वो इस चीज पर विचार करेंगी, विचार विमर्श करेंगी इस चीज पर कि वो जिस दिन मैथ का एग्जाम था बिफोर द एग्जाम
आई वॉज इल, जब वो क्या था, बीमार था, बीमार, एग्जाम से पहले वो बीमार था, इसलिए उसकी तैयारी नहीं हो पाई, उसने अच्छा एग्जाम नहीं दिया। इसे जब वो मार्क्स का मतलब मार्क्स मार्क्स देंगी मेरे पेपर पर, तो वो इस चीज पर विचार करेंगी। ठीक है, तो विचार विमर्श करना टेक इनटू अकाउंट में आता है। आगे देखो, टू बी इन द सेम ब्रेथ, इसका मतलब क्या है? सेम का मतलब देखो, सेम आते ही सेम का उल्टा क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, एक दो चीज सेम हो और एक चीज अलग हो यानी कि डिफरेंट हो। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या है? टू से टू वेरी डिफरेंट थिंग एट अ सेम टाइम। मान लो भाई हम एक ही जगह दो मतलब सेम ब्रेथ ले रहे हैं, यहाँ पर देखो वो बात हुई कि भाई सेम सांसें ले रहे हैं, यहाँ पर ये केस तो नहीं है, लेकिन हमें क्या समझना है कि सेम ब्रेथ का मतलब है कि सेम टाइम पे, सेम ब्रेथ का मतलब है सेम टाइम पर दो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम का मतलब हो गया डिफरेंट, यानी कि सेम का अपोजिट हो गया डिफरेंट। तो सेम टाइम पे डिफरेंट चीजें करे तब हम सेम ब्रेथ को लेंगे, यानी कि भाई टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, यानी कि भाई दो बातें हम अलग बोल देते हैं सेम टाइम पे, यानी कि भाई एक टाइम पे हम दो चीजें बोल दे, दो अलग अलग बेतुकी बात बोल दे जो अच्छी ना हो, उस केस में इसका यूज करते हैं टू बी इन द सेम ब्रेथ। जैसे कि यहाँ पर है भाई, he held this week's arms agreement but in the same breath expressed suspicion about the motivation of United States। यहाँ पर क्या भाई, उसने इसमें क्या है कि भाई he held this week arms agreement, इसमें है कि भाई उसने इस सप्ताह में क्या क्या हथियार समझौते की क्या क्या अग्रीमेंट, यानी कि भाई थोड़ी सी सराहना ली है, यानी कि सहमति ली है, हथियार का कोई भी समझौता कर रहे होंगे, हथियार का। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर लिखा है कि ही हेल्ड दिस वीक आर्म्स एग्रीमेंट, यानी कि हथियार, हेल्ड यानी कि भाई हथियार से इससे रिलेटेड है, तो उसने इस वीक में हथियार समझौते की सराहना की है, लेकिन इन द सेम ब्रेथ, लेकिन साथ ही साथ एक्सप्रेस सस्पिशन अबाउट द मोटिवेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स कौन से होते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मंशा थी, भाई जो भी उनकी कमी थी, उनपे संदेह भी किया, उनपे थोड़े से विचार विमर्श भी किए हैं। तो इस केस में किसका यूज करते हैं? टू बी इन द सेम ब्रेथ। 19 हमने इडियम्स पढ़ लिए, हमारा लास्ट आता है जो हम कैसे सीखेंगे एग्जाम में कैसे आता है वो। ठीक है, मान लो इडियम्स आते कैसे एग्जाम में, उसको हम उस तरीके से पढ़ेंगे। 20 इडियम लास्ट वाला लास्ट टॉपिक है जिसे हम सीख लेते हैं। देखो लास्ट में क्या है हमारा 20 है ये, टू टेक अ लीप इन द डार्क। अब यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछे ऐसे जाते हैं, ए ऑप्शन दे देंगे, बी ऑप्शन दे देंगे, सी ऑप्शन दे देंगे, डी ऑप्शन दे देंगे, इसमें से ये किससे मैच करता है वो आपको बताना है। पहले अभी से देखो भाई, आपको सेंस लगाना है कि इसका बनता क्या है। ठीक है, इसका आपको शाब्दिक मीनिंग निकालना है। टू टेक अ लीप इन द डार्क, यानी कि डार्क यानी कि अंधेरा, अंधेरे वाले रूप में आपने लीप यानी कि कूद गया। भाई कोई अंधेरे वाले रूम में क्यों कूदेगा? पागल थोड़ी ना कूदेगा। मान लो आपको इसका नहीं पता, आप यहाँ से आप चेक करोगे। ठीक है, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, दिक्कत मतलब यहाँ पर देखो, टू परफॉर्म अ सीक्रेट रिचुअल, यानी कि भाई हमने एक सीक्रेट रिचुअल किसी भी गुप्त काम के लिए परफॉर्म किया है। नहीं भाई, हम किसी डार्क रूम में कूद रहे हैं, किसी गुप्त काम के लिए थोड़ी ना कूद रहे हैं। अंधेरे में हम जा रहे हैं, किसी डार्क रूम में कूद रहे हैं, तो किसी गुप्त काम के लिए नहीं कूद रहे। ठीक है, आप सीक्रेट ये भी नहीं हो सकता। टू जंप आफ्टर द सनसेट, सूरज छिपने के बाद हम जा रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। अंधेरे में, भाई अंधेरे में कोई सीक्रेट काम के लिए जा रहे हो, नहीं भाई सीक्रेट काम कोई भी अंधेरा है, अंधेरे वाले रूम में हम डार्क रूम में कूद रहे हैं, तो किसी सीक्रेट काम के लिए तो कूदेंगे नहीं। क्यों कूद रहे हैं? देखो, टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट। अब यहाँ पर देखो, टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क रूम, हम डार्क रूम में कूद रहे हैं। क्यों हम डार्क रूम में इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं डार्क रूम में जाने के लिए। अगर हम डार्क रूम में जाने के लिए डरते ही तो हम कूदते क्यों? इसका ऑप्शन होगा सी। क्यों? क्योंकि देखो, टू डू समथिंग हम कुछ कर रहे हैं, विदाउट बीइंग सर्टेन बिना कुछ भी निश्चित किया, हमने कुछ निश्चित नहीं किया। सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट, यानी कि भाई हमने कोई निश्चित नहीं किया, हमारा आउटकम क्या है कि रिजल्ट क्या है हमें नहीं पता। मतलब कि भाई ऐसे नहीं था हम डार्क रूम में कूद रहे हैं, कोई पागल वाले काम कर रहे हैं, तो भाई हमने ना ही कुछ निश्चित कर रखा, हमें नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, आउटकम यानी कि रिजल्ट क्या होगा। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं? टू टेक अ लीप इन द डार्क। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड करने, और हमारा ऑप्शन होता है सी। हमारे यहाँ तक 20 इडियम्स आशा करते हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अब देखते हैं किसकी जो मेमोरी है वो बहुत तेज है, किसे याद रहे होंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखो, स्टिकी फिंगर। स्टिकी फिंगर यानी कि भाई हाथ चिपचिपे करना। सोचो, मुझसे पहले आपको दिमाग लगाना है, हाथ चिपचिपे करना है, यानी कि भाई हम कहीं पे जाके हाथ चिपचिपे कर रहे हैं, ऐसे किसी को छू रहे, चोरी करना, याद आ गया ना। अगर उस टाइम भाई सेंस नहीं लगा था, लेकिन अब जब हमने सीख लिया है ना, तो हम ऐसे भाई कनेक्ट हम कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो चोरी करना है। फाइट शाई ऑफ शाई, यानी कि मैंने बताया था शर्म। शर्म कब आती है भाई? शर्म आती है तो हम
बचते हैं, किसी से छुपते हैं, किसी और से बचने के लिए हम छुपते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई कि जब हम क्या करें, छुपे, ठीक है, टू हाइड योर सेल्फ एंड अवॉइड अदर्स, किसी अदर से बचने के लिए खुद को छुपाए, ठीक है। आगे देखो, बी हार्ड अप, हार्ड यानी कि भाई कठिन, जब कठिनाई के दिन हो तब क्या होता है, जब हम पैसों की तरफ भागते हैं, जब गरीबी के दिन हो, तो कैसे हम इसका यूज करते हैं, होल्ड द की इसका, और अहेल इन द बटर इसका आप बताओगे, ठीक है। दो दिए हैं ओनली, दोनों के आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं, ठीक है। ये आपका वर्क है, आपको इसका काम करना ही है। ये मैं बता दूंगी, जिसका मन करे, जिसको ये आता हो, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आपको नहीं आएगा तो इसलिए आप इसका बेशक मत बताना, मैं ही बता दूंगी। देखो, नेल समथिंग डाउन, और जिसको आ जाता है वो भाई और कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखते कौन तीनों के तीनों लिखेगा। 3 मैंने सोल्व करवा दिए, 3 आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और इसका मैं बता भी देती हूँ। अब देखते भाई, आप पहले बनाओगे, मैं नेल समथिंग डाउन का मतलब क्या होता है, कील को हम डाउन यानी कि ठोक रहे हैं, तो किसी उद्देश्य से ठोक रहे होंगे, सहमति होना, ठीक है। तो नेल समथिंग डाउन का मतलब होता है सहमति होना। आशा करती हूँ दोस्तों आपको 20 इडियम्स समझ में आए होंगे। दोस्तों 20 के 20 इडियम्स जितने भी समझाए हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिखाए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, और हर जगह वीडियो को क्या करना, शेयर करना। आगे की जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस की मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, उसकी नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुंच जाए तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो।